नमस्कार विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं एजुकेशन क्लासेस, जहां पढ़ाई बनती है आसान, कम समय में सीधा कॉन्सेप्ट, पूरा एग्जाम क्लियर। चलते हैं, शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम NIOS DLED कोर्स 502 के ब्लॉक 1 यूनिट 2 अप्रोचेस टू लर्निंग एंड टीचिंग पर बात करने वाले हैं। और देखिए, ये DSSB PRT एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है। पेडागोजी सेक्शन में यहाँ से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो आज हम समझेंगे कि पढ़ाने के ये अलग अलग तरीके आखिर हैं क्या। हाँ, पुराने तरीकों से लेकर आज के जो नए तरीके हैं उन सब पर। बिल्कुल मैम, जब हम क्लासरूम के बारे में सोचते हैं ना, हाँ? तो मेरे दिमाग में दो तरह की तस्वीरें आती हैं। एक, जहाँ टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं और बच्चे एकदम चुपचाप बेंच पर बैठे हैं, बस सुन रहे हैं। और दूसरी तस्वीर है जहाँ बच्चे छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी चल रही है और टीचर घूम घूम कर उनकी मदद कर रही है। क्या क्या यही वो अलग अलग अप्रोच है जिनकी हम बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इन्हीं दो तस्वीरों से हम अपनी आज की चर्चा शुरू करेंगे। देखिए, किसी भी क्लासरूम में 3 मुख्य तत्व होते हैं। एक तो शिक्षक, फिर छात्र और तीसरा विषय वस्तु, टीचर, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट मैटर। हाँ, और इन तीनों के बीच का जो रिश्ता है ना, वही पेडागोजी या सिखाने का तरीका तय करता है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, हर बच्चा अलग है, इसलिए टीचिंग अप्रोच भी एक जैसी नहीं हो सकती। सही बात है। तो मैम, ये टीचिंग अप्रोच मुख्य रूप से कितने तरह की होती हैं? देखिए, अगर हम इन्हें बांटें तो मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में रख सकते हैं। पहला, टीचर सेंटर्ड मतलब शिक्षक केंद्रित। दूसरा, सब्जेक्ट सेंटर्ड यानी विषय केंद्रित। ओके। तीसरा, लर्नर सेंटर्ड शिक्षार्थी केंद्रित। चौथा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जिसे योग्यता आधारित कहते हैं। और 5वां और सबसे आधुनिक, कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी। आज हम एक एक करके इन सभी को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टीचर सेंटर्ड अप्रोच की बात करते हैं। ये तो वही सबसे पुराना वाला तरीका है ना? हाँ, बिल्कुल। ये पारंपरिक तरीका है। इसमें सब कुछ टीचर ही तय करते हैं। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, सब कुछ। छात्र की भूमिका वो बस एक निष्क्रिय श्रोता है, एक पैसिव लिसनर। इसी को मशहूर शिक्षाविद पॉलो फ्रेरे ने एक नाम दिया था, बैंकिंग मॉडल। बैंकिंग मॉडल, ये क्या होता है? ये तो सुनने में थोड़ा अजीब है। हाँ, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि टीचर ज्ञान को बच्चों के खाली दिमाग में जमा कर रहे हैं, मतलब डिपॉजिट कर रहे हैं। जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं ना। अच्छा, जैसे दिमाग एक खाली अकाउंट है और टीचर उसमें नॉलेज भर रहा है। एग्जैक्टली। सीधा सा नियम है, टीचर बोलेगा, बच्चे सुनेंगे, कोई सवाल जवाब नहीं। लेकिन मैम, क्या इस तरीके का कोई फायदा भी है या इसके सिर्फ नुकसान ही नुकसान है? इतने सालों तक चला है तो कुछ तो अच्छा होगा इसमें। नहीं, फायदे भी है, बिल्कुल है। जैसे बड़ी क्लासों के लिए ये बहुत उपयोगी है, जहाँ 60-70 बच्चे हों, वहाँ ये काम आता है। दूसरा, समय पर सिलेबस पूरा करने में मदद करता है, क्योंकि सारी गति टीचर के कंट्रोल में है। ये तो है। और कुछ मुश्किल कॉन्सेप्ट्स, जैसे कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उसे समझाने के लिए ये तरीका आज भी अच्छा माना जाता है। लेकिन हाँ, इसके नुकसान ज्यादा हैं। जैसे कि? सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि इससे रट्टा लगाने को, मतलब रोट लर्निंग को बढ़ावा मिलता है। बच्चों में रचनात्मकता या क्रिटिकल थिंकिंग जैसी चीजें तो विकसित ही नहीं हो पाती। और इवैल्यूएशन भी शायद बस आखिर में होता होगा। बिल्कुल, मूल्यांकन सिर्फ समेटिव होता था, यानी सत्र के अंत में एक परीक्षा, बस। अच्छा, और जो दूसरा आपने बताया सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, वो इससे कैसे अलग है? देखिए, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में हीरो टीचर नहीं है। यहाँ हीरो है टेक्स्ट बुक, किताब। हाँ, इस अप्रोच में टेक्स्ट बुक ही सब कुछ है। टीचर का काम है बस किताब से शब्द दर शब्द पढ़ा देना। यहाँ क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर जोर होता है। सिलेबस पूरा हुआ या नहीं, बस यही मायने रखता है। असली जिंदगी से कोई जुड़ाव नहीं है, बस किताब खत्म करनी है। सही। तो फिर मैम, आजकल जो इतनी बात होती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हुई, इसमें क्या होता है? बिल्कुल, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में सारा का सारा फोकस बच्चे पर आ जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ABL यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षा। मतलब करके सीखना। हाँ, बच्चे करके सीखते हैं, जैसे क्लास में मैप पढ़ना या किसी कहानी पर रोल प्ले करना या फिर कोई छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क करना। इसका फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा है जॉयफुल लर्निंग। सीखना एक मजेदार काम बन जाता है। बच्चों की रचनात्मकता बढ़ती है और जो चीज वो खुद करके सीखते हैं ना, उसे ज्यादा समय तक याद रखते हैं। बेटर रिटेंशन। ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
अब ये जो चौथी अप्रोच है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ये क्या है? कॉम्पिटेंसी का ठीक मतलब क्या है यहाँ? कॉम्पिटेंसी का मतलब है स्किल प्लस मास्टरी, यानी किसी कौशल में महारत हासिल करना। ये एक आउटकम बेस्ड एजुकेशन है, मतलब हम प्रक्रिया से ज्यादा परिणाम पर ध्यान देते हैं। एक उदाहरण दे सकती है? जरूर। जैसे हम कहते हैं, एक छात्र 2 अंकों वाली संख्याओं को 80% सटीकता के साथ जोड़ सकता है। ये उसकी कॉम्पिटेंसी है। ये एकदम साफ और मापने लायक है। अच्छा, मैंने MLL के बारे में पढ़ा है, मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग। क्या वो इसी से जुड़ा हुआ है? बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, MLL का कॉन्सेप्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन यानी NP 1968 में आया था और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच पर ही आधारित है। ओके। इसमें एक सीखने का चक्र होता है, एक साइकिल ऑफ लर्निंग। पहले प्लान करो, फिर टीच करो, फिर टेस्ट लो। और अगर बच्चा फेल हो गया तो उसे दोबारा पढ़ाओ, रीटीच करो और फिर से टेस्ट लो, रीटेस्ट। बच्चा जब तक एक लेवल में मास्टरी हासिल नहीं कर लेता, वो अगले लेवल पर नहीं जाता। इसे सीक्वेंशियल लर्निंग कहते हैं। समझ गया। और आखिरी वाली कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, मैंने इसमें पियाजे और वाइगोट्स्की का नाम बहुत सुना है। सही। कंस्ट्रक्टिविस्ट या रचनावादी अप्रोच का मूल विचार ये है कि छात्र अपने पुराने अनुभवों के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ज्ञान उन्हें दिया नहीं जाता, वो उसे बनाते हैं। अच्छा। इसमें 2 प्रमुख विचारक हैं। पहले है जीन पियाजे, जिन्होंने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की। उन्होंने कहा कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण व्यक्तिगत रूप से करता है, इंडिविजुअली। और वाइगोट्स्की? लेव वाइगोट्स्की ने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की। उनके अनुसार ज्ञान का निर्माण अकेले में नहीं होता, बल्कि सामाजिक संपर्क से होता है, सोशल इंटरैक्शन से। जब हम बात करते हैं, बहस करते हैं, तब हमारी समझ बनती है। तो मैम, अगर एग्जाम के नजरिए से देखें तो इन सब में मुख्य अंतर क्या हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए, एक क्विक समरी की तरह? बहुत अच्छा सवाल है। चलिए एक तुलना करते हैं। सबसे पहले फोकस। टीचर सेंटर्ड में फोकस किस पर था? टीचर पर। सही। लर्नर सेंटर्ड में छात्र पर। और कंस्ट्रक्टिविस्ट में ज्ञान के निर्माण पर, नॉलेज कंस्ट्रक्शन पर। ठीक है। और छात्र की भूमिका? छात्र की भूमिका टीचर सेंटर्ड में पैसिव लिसनर थी, लर्नर सेंटर्ड में वो एक्टिव पार्टिसिपेंट बना और कंस्ट्रक्टिविस्ट में वो हाईली एक्टिव और सोशल बन गया। और टीचर की भूमिका भी तो बदली होगी? हाँ, बहुत बड़ा बदलाव आया। टीचर सेंटर्ड में टीचर एक इंस्ट्रक्टर था, जबकि लर्नर सेंटर्ड और कंस्ट्रक्टिविस्ट में वो एक फैसिलिटेटर या गाइड बन गया, मतलब जो सिर्फ रास्ता दिखाता है। और मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन? पारंपरिक तरीकों में समेटिव असेसमेंट था, जो रटने पर आधारित था, साल के अंत में परीक्षा। जबकि नए तरीकों में कंटिन्यूअस असेसमेंट है, निरंतर मूल्यांकन, जो क्रिटिकल थिंकिंग और मास्टरी पर जोर देता है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो एक बार एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी कीवर्ड्स हैं उन्हें दोहरा लेते हैं। हाँ जरूर। ये हैं गोल्डन एग्जाम कीवर्ड्स, इन्हें याद रखिए। पाउलो फ्रेरे का नाम किससे जुड़ा है? बैंकिंग मॉडल से। करेक्ट। MLL किस पर आधारित है? कॉम्पिटेंसीज पर, और ये NP 1986 में आया। बहुत अच्छे। लर्नर सेंटर्ड का मतलब? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी ABL। शानदार। और कंस्ट्रक्टिविज्म में 2 नाम? वाइगोट्स्की, जो सोशल की बात करते हैं, और पियाजे, जो कॉग्निटिव की। परफेक्ट। और आखिरी, स्किल वर्सेस कॉम्पिटेंसी में क्या फर्क है? कॉम्पिटेंसी के लिए मास्टरी जरूरी है। बिल्कुल। तो अंत में हमें समझना क्या है कि कोई भी एक अप्रोच अपने आप में परफेक्ट नहीं है। फाइनल एग्जाम रूल ये है कि एक अच्छा शिक्षक एक कलाकार की तरह होता है। कलाकार की तरह मतलब वो क्लासरूम की स्थिति और बच्चों की जरूरत के अनुसार अलग अलग अप्रोच का मिश्रण इस्तेमाल करता है। एक अच्छा शिक्षक परिस्थिति के अनुसार अप्रोच बदलता है। जब आप टीचर बनेंगे तो आपको भी यही करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज तो सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल पानी की तरह साफ हो गए। अगर ये चर्चा आपको काम की लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एजुकेशन क्लासेस, और कमेंट में जरूर लिखें कॉन्सेप्ट क्लियर।